MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और दर्शकों, आज की पहली खबर है, जैसा कहा गया है कि पाकिस्तान और आतंकी कुत्ते की दुम है जो सीधी नहीं हो सकती, वैसा ही हो रहा है। अब ISI और ये मोस्ट वांटेड हाफिज सईद जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद छिप गया था, वो आतंकी साजिश की तैयारी में। आपको दिखाता हूं दर्शकों, कैसी मुलाकात हुई दिखाई है। जहां आप दिवाली मना रहे थे, वहां भारत पर बड़े हमले की साजिश रची जा रही। कौन रच रहा था? एक तरफ था मोस्ट वांटेड हाफिज और दूसरी तरफ साजिदा। ये ISI की पूरी तरह से साजिश सामने आ गई। और अब मैं आपको बताता हूं वो जगह जहां पर यह साजिश रची जा रही थी भारत के खिलाफ। देखिए, यह बैठा है हाफिज सईद और इसके ठीक सामने दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कैसे ISI के ऑपरेटर बैठी हुई। इसका नाम है साजिदा अहमद और इनकी पूरी तैयारी है कि भारत के खिलाफ साजिश की जाए, आतंकियों को तैयार किया जाए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कैसे हाफिज सईद साजिश कर रहा है और इधर भारतीय सेना तैयार है। और भारतीय सेना की एक ड्रिल की तस्वीर दिखा रहा हूं, सुनवाइए जरा कैसे भारतीय सेना तैयारी कर रही है। देखा दर्शकों आपने, इंडियन आर्मी की एक और तैयारी दिखा रहा हूं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की सेना के साथ जंगलों में भी पूरी तैयारी दिखाई जरा फुल फ्रेम, कैसी तैयारी कर रही है भारतीय सेना। लोड कर लो भाई। लोड कर लो भाई। यही तैयारी है जिसे देखकर आतंकी हाफिज सईद कांप गया है। साजिश रचना दिखाइए जरा, हर हमले के लिए तैयार है। भारत की सेना ऑस्ट्रेलिया की सेना के साथ युद्ध अभ्यास कर रही है दर्शकों। भारतीय सेना तैयार है, लेकिन देश के अंदर कैसे साजिश की जा रही है इसका आज खुलासा हो गया। ISI के संपर्क में 2 आतंकी बताया जा रहा है, संदिग्ध हैं दर्शकों, लेकिन अभी इनके पास से हथियार बरामद किए गए और जो हथियार बरामद किए गए वो मैं आपको दिखाऊंगा दर्शकों। ये आप देख रहे हैं RPG, सोचिए आप, यही वो हथियार हैं जो आतंकियों के पास से मिले हैं, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। और ये हथियार बताने के लिए काफी है कि पूरी तरह से भारत के खिलाफ साजिश की तैयारी है, लेकिन भारतीय सेना, भारतीय पुलिस पूरी तरह से तैयार है।
अरब सागर में पीएम मोदी की ललकार से पाकिस्तान में ऐसा हाहाकार मचा, मुनीर की फौज ने हाथ खड़े कर दिए तो आईएसआई हाफिज सईद की शरण में पहुंच गई। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। हाफिज की शरण में आईएसआई की हसीना यूं ही नहीं पहुंची। ऑपरेशन सिंदूर की रात का खौफ तो हाफिज भूल नहीं पा रहा। ये उसी साजिश का सबूत है कि आईएसआई और हाफिज मिलकर नया खेल खेलने में लग गए हैं, जिसका सबूत है पंजाब से पकड़े गए आतंकियों की ये तस्वीर। उनके पास से एक RPG-22 एंटी टैंक जो RPG वेपन है वो हमने रिकवर किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका एक साथी है जो विक्की नाम का है, जो फिरोजपुर जेल में अभी बंद है। वो ये ISI ऑपरेटिव्स के साथ टच में थे। ये तीनों BKI के साथ एसोसिएटेड हैं। यानी आईएसआई ने अपना खेल शुरू कर दिया है, लेकिन आतंक का खेल खेलने वालों को 7 मई की रात भूलनी नहीं चाहिए। भारत ने इस बार ब्रह्मोस निकाली तो सिर्फ आतंकी अड्डे नहीं, बल्कि आतंकिस्तान का सर्वनाश तय है। और ये मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान को भी कि अगर भारत ने इस बार कार्रवाई की ठानी तो आतंकिस्तान का भूगोल मिटा देंगे दर्शक। और ये आईएसआई के ऑपरेटर और हाफिज सईद का प्लान, यानी तालिबान से पिटने के बाद पाकिस्तान आतंक की डगर पर फिर लौट आया है और आईएसआई ने आतंकियों की स्पॉन्सरशिप दोबारा शुरू कर दी। उसका सबूत यह है फंडिंग कर आईएसआई के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है दर्शक। आईएसआई और आतंकी गठजोड़ का सबूत खुद आईएसआई हैंडलर ने दिया। आईएसआई की हसीना ये बैठी हुई है। आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात हुई। साजिदा अहमद इसका नाम है और इसकी हाफिज सईद से मुलाकात कई सवाल खड़े करती है। साजिदा अहमद आईएसआई प्रायोजित नेता और आईएसआई की बहुत करीबी है, बता रहा हूं मैं आपको। हाफिज सईद और साजिदा के बीच में काफी देर तक बैठक हुई है। साजिदा अहमद ने ही हाफिज सईद का फोटो जारी किया है और पाकिस्तान हाफिज सईद के जेल में होने का दावा करता है दर्शकों, जबकि यह मुलाकात जेल के बाहर किसी प्राइवेट लोकेशन पर हुई, जिसके बाद हाफिज सईद की रिहाई और साजिश का शक और ज्यादा गहरा गया है। क्या आईएसआई ने हाफिज सईद की रिहाई करवाई है? क्या हाफिज और आईएसआई मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं? क्योंकि साजिश का खुलासा होते ही पंजाब में एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई दर्शकों। पंजाब पुलिस ने 2 आतंकियों को खतरनाक हथियारों के साथ पकड़ा है। आतंकियों के पास से रॉकेट और लॉन्चर बरामद किए गए। ये हथियार सीमा पार बैठे आईएसआई ने आतंकियों तक भेजे हैं और पुलिस आतंकियों का मकसद और उनका टारगेट क्या है ये पता लगाने में जुट गई है। यानी हाफिज आईएसआई के गठजोड़ से आतंकियों का कनेक्शन तलाशा जा रहा है और यह बहुत बड़ी बात है दर्शकों। इसको लेकर पुलिस ने क्या खुलासा किया है, ध्यान से सुनिए। कार्रवाई करते हुए हमारा स्पेशल सेल अमृतसर रूरल पुलिस का, उन्होंने 2 व्यक्ति, एक महक और एक आदि, इन दोनों को काबू किया है और उनके पास से एक RPG-22 एंटी टैंक जो RPG वेपन है वो हमने रिकवर किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका एक साथी है जो विक्की नाम का है, जो फिरोजपुर जेल में अभी बंद है। वो ये ISI ऑपरेटिव्स के साथ टच में थे। ये तीनों BKI के साथ एसोसिएटेड हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर दर्शकों। हाफिज सईद और आईएसआई शायद भूल गया है, लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। और पाकिस्तान अगर भूल रहा है तो फिर से देखे, ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन अगर हाफिज और आईएसआई प्लान बना रहे हैं, उनकी मीटिंग हुई है, तो क्या हो सकता है, एक्सपर्ट से समझिए। कभी भी आईएसआई और हाफिज सईद, ये जो टॉप टेररिस्ट हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक कोई स्ट्रैटेजिक प्लान बनेगा और वो प्लान कभी भी पाकिस्तान की डिफेंस का नहीं होगा, वो हमेशा ऑफेंस का होगा, एक और स्ट्राइक का होगा। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूर है, ये एक एस्टिमेट क्लियरली लगाया जा सकता है कि एक बड़ी स्ट्राइक आने वाली है। और वो स्ट्राइक क्या हो सकती है? मेरा अपना आकलन है, ड्रोन स्ट्राइक ज़रूर आ सकती है। एक किसी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कोई और बड़ा काम किया जा सकता है। हो सकता है कल पाकिस्तान आर्मी कोई 1 आध 2 मिसाइल भी उनको दे दे कि चलिए जी, इसको आप एज अ टेरर स्ट्राइक किसी जगह पर कर दीजिए, स्ट्रैटेजिक जगह पर कर दीजिए। सबसे बड़ी बात होगी कि एक मास किलिंग
का एम हाफिज सईद का हमेशा से रहा है और आप वो रंग इस बार भी देखेंगे। आई थिंक इंडिया नीड्स टू बी वेरी अलर्ट, इस बात को बड़े सीरियसली लेना चाहिए। दर्शकों, इधर भारत के खिलाफ आईएसआई और हाफिज सईद साजिश कर रहे हैं और उधर मुनीर की फौज पिट रही है। दर्शकों, ये आप देख रहे हैं, आप लोग सब दिवाली मना रहे थे, लेकिन उधर पाकिस्तान में जबरदस्त धमाका हो गया। दिखाता हूं मैं आपको, ये आप देखिए, दावा किया जा रहा है कि टीटीपी ने पाकिस्तान में धमाका किया और जबरदस्त धमाकाकार पाकिस्तान और मुनीर की फौज को हिला दिया है। 24 घंटे में 12 अटैक किए गए हैं और ये दावा किया जा रहा है, वही तस्वीर है। अब दर्शकों, मैं आपको बताऊं, सिर्फ टीटीपी नहीं, बलोच आर्मी भी पाकिस्तान को पूरी तरह से पीटने के लिए तैयार है। ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी रेंजर्स और इनको कैसे सबक सिखाया जा रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए। पूरी तरह से मैदान में आ गई है, लेकिन अब मुनीर और उसकी फौज रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, ये दावा किया जा रहा है। और ऐसा बॉम्ब बनाया गया है जिसमें केमिकल बॉम्ब, और इसे लेकर बाल्टिस्तान में धमाके की खबर मिल रही है। 3 घरों की छत और लाइफ स्टॉक। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके करम्बर वैली इस्कोमान में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। अवामी वर्कर पार्टी के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि पूरा इलाका लरस उठा। मुकामी अफराद का कहना है कि धमाके के बाद हवा में एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि शायद किसी एक्सप्लोसिव मटेरियल का ब्लास्ट हुआ हो। दूसरों का ख्याल है कि ये कोई केमिकल या एक्सप्लोसिव रिएक्शन भी हो सकता है। अब भारत के खिलाफ मुनीर कितनी साजिश कर ले, लेकिन अफगानिस्तान यानी तालिबान ने कह दिया है, अगर डूरंड लाइन के आसपास भी दिखे मुनीर के लड़ाके तो मारा जाएगा उन्हें। सुनिए जरा तालिबान कैसी धमकी दे रहा है। इधर हिंदुस्तान में पटाखों की गूंज थी, उधर पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे। 24 घंटे में 12 अटैक। टीटीपी का ऐसा सैलाब आया कि मियां मुनीर की टांगे कांपने लगी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके करम्बर वैली इस्कोमान में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। अवामी वर्कर पार्टी के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि पूरा इलाका लरस उठा। तालिबान से सीज फायर कर लौटे मुल्ला मुनीर ने सोचा कि जीत का जश्न मनाएंगे, लेकिन दिवाली की रात टीटीपी ने इतने धमाके किए कि पूरा पाकिस्तान कांप गया। तो दूसरी तरफ तालिबान ने बातों की बंदूक से मुनीर की फौज को घुटनों पर ला दिया। मुनीर की फौज से तालिबान और टीटीपी बच्चों की तरह खेल रहा है, तो बलूच आर्मी वीडियो गेम की तरह पाक रेंजर्स का शिकार कर रही है और मुनीर की फौज जान बचाने के लिए सीधे बगावत पर उतर आई है। अब मैं दर्शकों आपको दिखाने वाला हूं कैसी हालत मुनीर की फौज की हो गई है और ये भारत के खिलाफ साजिश रचेंगे। पहले इनको बीएलए टीटीपी से निपटना होगा, लेकिन इनकी क्या हालत हो गई है देखिए जरा। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी अपनी मौत मर रही है। 24 घंटे के अंदर टीटीपी ने 12 अहम ठिकानों पर अटैक किया है। दर्शकों, टीटीपी के इन हमलों को 5 अलग अलग जिलों में अंजाम दिया गया है। टीटीपी के हमले में 10 पाक सैनिकों की मौत की खबर है दर्शक, और टीटीपी के हमलों से मुनीर की सेना भारी नुकसान उठा रही है। दूसरी तरफ है बलोच आर्मी जो पाकिस्तानी रेंजर्स को टारगेट कर रही है।
यही है वो गाड़ी। बीएलए ने पाक सेना की गाड़ी को टारगेट कर अटैक किया है दर्शकों। हमले में पाक सेना के 4 से 5 सैनिकों के मारे जाने की खबर है और बीएलए की तरफ से जारी वीडियो में पाक सैनिक भागते नजर आए। यानी दिवाली पर पाकिस्तान का कोना कोना धमाकों से दहल गया और उधर तालिबानी लड़ाकों ने डूरंड लाइन पर पाकिस्तान को पेट्रोलिंग से रोक दिया है। आपको बता दूं दर्शकों में मुनीर फौज एक साथ 3 मोर्चों पर बुरी तरह उलझ चुके हैं। खबर है कि टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में अपनी पेट्रोलिंग को रोक दिया, शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन टीटीपी ने पाकिस्तान में अपनी चौकियां बना ली हैं और इन चौकियों से टीटीपी पाक से आने जाने वालों पर नजर रख रहा है और इसी की पूरी तैयारी है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, पाकिस्तान पूरी तरह से घिर गया है, क्या करेगी अब मुनीर की फौज? सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। टीटीपी में केवल नूर अली महसूद ही नहीं है, उसमें आधा दर्जन से ज्यादा कबीले और उनके खूंखार आतंकी उसमें शुमार हैं जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, पर पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की संसद पर शरीयत का झंडा फहराने में वो एक हो जाते हैं। दूसरी बात, अफगानिस्तान उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, चाहे साथ दे या ना दे। कारण ये कि अगर अगेंस्ट जाता है तो फिर इस्लामिक स्टेट खोरासान तालिबान के अगेंस्ट हो जाएगा। और तीसरी बात, पाकिस्तान अपने इंटरनल प्रॉब्लम और इकोनॉमी के फॉल से इतना कमजोर हो चुका है कि अब वो टीटीपी को टैकल करने में पूरी तरह से असमर्थ है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, टीटीपी की इतनी ताकत है कि आप भी सोचेंगे कि किसी देश में लड़ाके इतने मजबूत हो सकते हैं। देखिए आप, ये पाकिस्तान का इलाका है जहां पर टीटीपी पहुंच गई और आप सोचिए, हाथों में बंदूक लिए, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। कोई आपके बाजार में अगर जा रहा होगा तो आप क्या करेंगे? लेकिन पाकिस्तान को लाचार नजर आ रहा है। देखा दर्शकों आप, लेकिन पाकिस्तान और शहबाज कहता है कि टीटीपी को तो किसने पाला? तालिबान ने। लेकिन पाकिस्तान में टीटीपी खुलेआम घूम रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि शहबाज बुरी तरह से फंस गया है और टीटीपी खुलेआम चौकियों पर चेकिंग भी कर रही है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दर्शकों कि कैसे पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है और इधर बताया जा रहा है कि टीटीपी ने जो पाकिस्तान की तरफ से सैनिक 70-72 दिन मैदान में डटे हुए हैं उन्हें भी पकड़ लिया है, उन्हें कैद कर लिया है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। लिहाजा देप बारे से जो हुकूमत खिदमत होकड़ा है, लिहाजा देप बारे से जो दो तापील कहूँ, दो तदाख्वास्त कहूँ। लेकिन दर्शकों आप सोच रहे होंगे कि एक देश में लड़ाके खुलेआम बंदूक लेकर चल रहे हैं तो क्या कोई उन्हें रोक नहीं रहा है? लेकिन इसका कारण है दर्शकों, टीटीपी से पाकिस्तान डरता है। टीटीपी एक कट्टर इस्लामिक आतंकी संगठन है। 12 प्रशासनिक इकाइयों में टीटीपी को नूर वली कंट्रोल करता है। टीटीपी ठीक उसी रणनीति पर काम करता है जैसे तालिबान करता है। दर्शकों समझिए इसे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में टीटीपी की मजबूत पकड़ है और इन इलाकों में लड़ाके पश्तून समुदाय से आते हैं। पश्तून वो समुदाय है जो पाक से अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। यानी टीटीपी में अधिकतर लड़ाके युवा हैं और हुकूमत से नाराज हैं। टीटीपी चाहता है कि पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया लागू हो। पाक आर्मी ने टीटीपी के खात्मे के लिए कई बार अभियान भी चलाया है, जिससे ये लड़ाके अफगान सीमा पर शिफ्ट होकर अपना संगठन चलाने लगे। अफगान सीमा वाले इलाके में बेहद जटिल हैं और वो पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, जिसके चलते टीटीपी को आसानी से छिपने और बचने के रास्ते मिल जाते हैं। इन्हीं पहाड़ी इलाकों से टीटीपी लगातार पाकिस्तान की सेना पर अटैक करती है टारगेट लेकर। टीटीपी इतनी खतरनाक है कि पाक रेंजर्स भी इनसे खौफ खाते हैं। अगस्त 2025 में टीटीपी ने पाक में 143 अटैक किए और सितंबर 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में
19 सैनिकों को मारा, बलूचिस्तान में 5, क्वेटा में सुसाइड बॉम्बिंग से 10 की मौत हुई। 2024 में टीटीपी के हमलों में पाकिस्तान में करीब 250 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 2500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। लेकिन इसे लेकर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, सुनिए जरा। एक तो है कि वहाँ का इलाका इतना मुश्किल इलाका जहाँ पर कि टीटीपी के लड़ाकों को उस इलाके की पूरी अच्छी तरह से जानकारी है, वो ज़मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चट्टानों के पीछे कठिन इलाकों में कम से कम सामान लेके उनको घूमने की आदत है, फिजिकली बहुत मजबूत है और वो एम्बुश करने के जो कला है उसमें काफ़ी माहिर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना में प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग है उसकी बहुत कमी है, क्योंकि उनके ऑफिसर्स जो हैं वो ज़्यादातर करप्ट हैं। उन्होंने कभी भी ट्रेनिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ध्यान दिया अपने बिजनेस की तरफ। सेना आजकल हर तरह के बिजनेस में लिप्त है सिवाय ट्रेनिंग के, तो जिसका खामियाजा आज उनके जवान भुगत रहे हैं। और एक तरह देखा जाए तो जो इलाके हैं बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि एक्सपर्ट ने जो कहा है उसके कुछ सबूत भी सामने आए, लेकिन पहले आप ये देखिए मुनीर की डरपोक फौज ये कैसे डर रहे हैं। इतने डरपोक हैं दर्शकों ये लोग कि कह रहे हैं कि इनका दिल बैठ गया। सुनिए जरा, ये पाकिस्तान की फौज है या मजाक है? मैं नहीं कर रहा। इधर मेरी बात सुनो, इधर की बात कुछ हो रहा है सर, क्या हो रहा है पता नहीं, इधर मुझे तो देखो। अच्छा कसम से सर मजाक दिला यार, कितने लड़कों ने कर लिया। इधर आ, इधर आ सर, मैं नहीं कर सकता सर, मैं क्या कुछ ही नहीं होता। अबे तूने पीके जो ना तूने कमाना था कमा लिया, बस अभी आजा, मैं आपके साथ हूँ। पीके पीछे वाला रास्ता छोड़, पाँव खोल और छोड़। मैं जा रहा नहीं बगैरत नहीं जा रहा, तू ड्रामे कर रहा है। सर बेल्ट खुल गया इसका, खुल गया था मेरा बेल्ट को। चल पोजीशन बना, ऊपर ऊपर वाला हाथ छोड़, पीछे बता। 96 71 सुना दर्शकों आप, और ये कहते हैं कि हम भारत के खिलाफ लड़ेंगे, और इधर पाकिस्तान में अब तो मौलाना भी भारत भारत करने लगे और कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो भारत में भी जैसे हिंदू शासन चल रहा है वैसा शासन हमें चाहिए। ये पाकिस्तान के मौलाना का कहना है, सुनिए जरा। कुरान में जगह बदाख दुआगा निकोली चिया अल्लाह पदे मल्क इंदुआन रावला द हिंदू ताईद बहुकू मुंग सरबा दुमर जुल्म हिंदू न कई जमुंग मदरसी जुमात सरबा दुमर जुल्म हिंदू न कई सुमर च जमुंग दे फौज द मल्क कोई। सुना दर्शकों आप, यही हालत है पाकिस्तान की और इसलिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, इधर साजिश की जा रही है माहौल बिगाड़ने के भारत में। महाराष्ट्र के पुणे से खबर आपको दिखा रहा हूं, जरूर ये खबर देखनी चाहिए, आप समझेंगे क्या हो रहा है। दिखाइए जरा तस्वीर। सबसे पहले यह है शनिवार वाड़ा, पौराणिक स्थान, पुराना किला बताया जाता है और इसका महत्व है मराठाओं से दर्शक। लेकिन यहां पर कुछ मुस्लिम महिलाएं पहुंची और उन्होंने नमाज पढ़ी। ये वही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, सिर्फ एक दो नहीं, दावा किया जा रहा है कि 4 से 5 महिलाएं और जो यहां पर नमाज पढ़ रही थी। लेकिन ये तस्वीर जैसे ही सामने आई, इसे लेकर विरोध तेज हो गया है दर्शकों, और विरोध ऐसा बढ़ा कि हिंदू संगठन मैदान में आए और शनिवार वाड़ा पहुंचे और इसे अशुद्धि बताते हुए वहां पर गौमूत्र और गोबर का लेप लगाया और शुद्धिकरण किया गया। पुण्यश्लोक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दीप फ्रेम लाइव है। पुण्यश्लोक छत्रपति। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये विरोध बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठन मैदान में आ गए और वहां पर पहुंच गए
कहा गया कि कार्रवाई की जानी चाहिए। सुनिए जरा क्या नारेबाजी की। दर्शकों ये विरोध बढ़ता ही जा रहा है और विरोध के बाद हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद जो महिलाएं वहां पर नमाज पढ़ने पहुंची थी उन पर एफआईआर दर्ज की है। लेकिन महाराष्ट्र में इसके बाद सियासत गर्मा गई है। मराठा हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। जहां हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ी गई, उस पेशवाओं की विरासत पर कट्टरपंथ की नजर है। साजिशन नमाज पढ़ने का आरोप लगा है। प्लानिंग के साथ माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है, जिसके खिलाफ हिंदू संगठन और मराठी मानुस गुस्से में हैं। शनिवार वाड़ा केवल एक किला नहीं बल्कि हिंदू धर्म और मराठा शौर्य की कहानियों का संगम है। यहाँ की दीवारें मराठा योद्धाओं की वीरता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा की गवाही देती हैं। लेकिन उस पवित्र स्थल पर मजहबी साजिश की जा रही है, जिसका विरोध चुनिंदा सेक्युलर को हजम नहीं हो रहा। लेकिन दर्शकों ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है और इसमें सियासत भी हो रही है। लेकिन आपको बताता हूं कि आखिर ये विवाद कैसे बढ़ रहा है। पुणे का शनिवार वाड़ा हिंदू संस्कृति का प्रतीक है, लेकिन पेशवाओं के किले में आज महिलाओं ने वहां पर नमाज पढ़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया। बीजेपी ने ऐतिहासिक धरोहर का इसे अपमान बताया है और बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने नमाज पढ़ने पर आपत्ति जाहिर की। साथ ही नमाज वाली जगह पर जाकर गौमूत्र का छिड़काव भी किया और गोबर से उस जगह का शुद्धिकरण किया गया। वहीं नीतीश राणे भी इस पर भड़क उठे और उन्होंने चेतावनी दे दी। नीतीश राणे ने कहा कि शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास बसता है। शनिवार वाड़ा हिंदू समाज के दिल के बहुत करीब है। फिर जानबूझकर पेशवाओं के किले में नमाज क्यों पढ़ी गई? कहा कि हम हाजी अली के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो कैसे लगेगा। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद पुलिस हरकत में आई और शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन कैसे? नीतीश राणे और मेधा कुलकर्णी इस पर सवाल उठा रहे हैं, आपको वो सुनवाता हूं। हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा, हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको ना उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठन जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं। जहां जिसको जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। फिर अगर हमारे हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने जाके वहां अगर आवाज उठाया ना तो सही किया है ना। शनिवार वाड़ा का जो मॉन्यूमेंट है एएसआई का राष्ट्रीय स्मारक है, ऐसे शनिवार वाड़ा में क्या ऐसे नमाज पढ़ना उचित है? बीवी का मकबरा हो, ताजमहल हो, ऐसे स्मारकों पर कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं की जाती है, तो शनिवार वाड़ा में क्यों? तो इसलिए हम वहाँ गए और वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी की शिव वंदना करके हमने इसका शुद्धिकरण किया है। अब दर्शकों दावे किए जा रहे हैं कि इसका पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। यही है वो शनिवार वाड़ा। बताया जा रहा है कि ये ऐतिहासिक महत्व रखता है, लेकिन इसको लेकर अब पुलिस भी हरकत में आ गई। अगली तस्वीर दिखाइए। विवाद बढ़ा तो वहां पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और ऐसी घटना फिर ना हो इसके लिए पुलिस भी पूरी तरह से तैयार। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि इसका ऐतिहासिक महत्व है क्या। आइए जरा आपको बताता हूं। पुणे का शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य का बड़ा प्रतीक है, जिसका निर्माण पेशवाओं ने 1736 में कराया था। दर्शकों यह पेशवाओं का मुख्यालय और मुख्य निवास स्थान भी था। पेशवा शिवाजी महाराज के वंशजों के प्रधान हुआ करते थे और यहीं से मराठा साम्राज्य का शासन संचालित होता था। इस किले में कई धार्मिक उत्सव और अनुष्ठान भी किए जाते थे, जैसे गणेश चतुर्थी और मराठा परंपरा में विशेष महत्व रखती है। पेशवा शासकों के समय यहां हिंदू त्योहार धूमधाम से मनाए जाते थे। ये उत्सव हिंदू धर्म की एकता और सामाजिक समरसता को दर्शाते थे। ये किला
हिंदू स्वराज्य और गौरव के साथ आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। यहीं से शिवाजी महाराज के मराठा स्वराज्य की भावना को उन्होंने आगे बढ़ाया था और मुगल के खिलाफ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यहीं से एक बड़ी और लंबी लड़ाई लड़ी गई थी और इसीलिए यह महत्व रखता है। लेकिन अब इस पर महाराष्ट्र में सियासत हो रही है और अबू आजमी से लेकर सवाल खड़े करने, सुनिए जरा। मैं उस बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूं, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहां चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही है बीजेपी की ना, मैं समझता हूं ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप अरब कंट्रीज में जाते हैं लोग, वहां भी मंदिर बन रहे हैं, वहां पूजा हो रही है, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में जिन मुसलमानों ने इस देश के लिए अपने खून की इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, जो मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था उसको रोका गया यहाँ पर कि तुम्हें इस मुल्क में पूरा का पूरा जो तुम्हारा हक मिलेगा, तुमको तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। कानून बनाया गया कि आप अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, पूजा कर सकते हो। उस मुल्क के अंदर वो लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे, वो बड़े अफसोस के साथ आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म करेंगे। इंतजार। अब यहां सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन दर्शकों सवाल उत्तर प्रदेश में भी उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से सीधे आपको लेकर चल रहा हूं उत्तर प्रदेश, जहां से बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक बार फिर आमने सामने आ गए और त्योहार पर जुबानी आतिशबाजी हो रही है। दिखाता हूं मैं आपको ये विवाद कहां से शुरू हुआ। ये विवाद दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ, जहां अयोध्या में रिकॉर्ड बनाया, लेकिन अब अखिलेश यादव ने ये वीडियो पोस्ट किया है और इसे लेकर उन्होंने संदेश दिया। जहां दिए से लोग तेल भर रहे हैं, उसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि यह अंधकार दूर होना चाहिए। अब इधर दर्शकों अखिलेश यादव है, उधर कांग्रेस के नेता है हरियाणा के, उन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया और उसमें यह दावा किया गया कि सफाई कर्मचारी जलते हुए दियों को हटा रहे हैं। ये क्यों किया जा रहा है? अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए। दावा किया जा रहा है कि कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स हैं जो फर्जी बनाए गए हैं और वहां पर भी कुछ एजेंडा, प्रोपेगेंडा वीडियो चलाया जा रहा है। लेकिन इधर सियासत में सवाल उठाए जा रहे हैं दर्शक, और उधर आज बरेली की पुलिस ने एक संदेश दे दिया। ये आप देखिए, बरेली की पुलिस ने भी दीप प्रज्वलन से संदेश दिया कि त्योहार अच्छे से मनाएंगे और आराम से मनाएंगे। ये वही पुलिस है बरेली की जिसने दंगाइयों को सबक सिखाया था, लेकिन अब दिवाली के बाद छठ महापर्व आ रहा है और छठ पर दिल्ली में सियासत हो रही है। सिर्फ दिल्ली में सफाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, यानी त्योहार पर यूपी से दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। अब की बार अयोध्या में दीपोत्सव पर नया रिकॉर्ड कायम हुआ। योगी आदित्यनाथ ने उस शहर में रिकॉर्ड दीपक जलाकर विरोधियों को सीधा संदेश दिया। जहां कभी हिंदुओं पर गोलियां चलती थीं, लेकिन हिंदू त्योहार पर विवादों की फुलझड़ी यहां भी खत्म नहीं होने वाली है। पहले दीपक जलाने पर तो अब दीपक के बुझने पर अखिलेश यादव ने सवाल दाग दिए। योगी बोल चुके हैं कि अयोध्या में गोली चलाने वालों को यह उत्सव हजम नहीं हो रहा है, इसलिए समाजवादी सवाल उठा रहे हैं। जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते थे, जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या के दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैसेज साफ है, हिंदुओं का त्योहार भी मनेगा और धूमधाम से मनेगा, विरोधी चाहे जलें चाहे भुने।
अब दर्शकों सवाल यही है कि आखिर त्योहार पर यह सियासत क्यों की जा रही है। एक तरफ त्योहार मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ चल रही है सियासत, और इसे लेकर एक तरफ है अखिलेश यादव, दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश का प्रशासन यानी योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में दिवाली पर फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया दर्शकों, लेकिन रिकॉर्ड की सराहना की जगह सियासत हो रही है। अखिलेश यादव ने अयोध्या का एक वीडियो शेयर किया और लिखा, सच तो ये दृश्य है जिसमें दीपक बुझे हुए हैं। आगे कहा, वो नजारा नहीं जिन्हें दिखाकर लोग चले गए। अयोध्या में रोशनी के बाद का ये अंधेरा अच्छा नहीं। ये वो तस्वीर है जहां लोग जो बुझे हुए दिए थे उससे तेल भर रहे। इसके अलावा उन्होंने छठ की तैयारियों पर भी सवाल उठा दिया और यमुना की सफाई में केमिकल के इस्तेमाल की बात कह दी। और उन्होंने कहा, छठ से पहले यह एक अति संवेदनशील विषय है। तो दूसरी तरफ आजम खान ने भी दीपक जलाने पर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, जो लोग दिया जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में अब इसे लेकर सियासत शर्म पर है, लेकिन अब इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सुनिए जरा। और दिवाली के इस पर्व पर जिसमें दिए जलते नहीं हैं, दिए रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है, ठंडक देना होता है, नफरतों के अंधेरे को मिटाना होता है। अखिलेश यादव को दीपावली में दिए क्यों बुरे लगते हैं, ये देश जानना चाहता है। और अयोध्या में वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में नाम दर्ज हो रहा है। इतनी बड़ी दीपावली उत्सव, वहाँ दीप उत्सव होता है। अगर वो उसमें शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम आलोचना नहीं करना चाहिए। अब दर्शकों, सिर्फ देश में नहीं, भारत की दिवाली कई लोगों को हजम नहीं हो रही है और उसमें से एक है पड़ोसी पाकिस्तान। इधर भारत में आतिशबाजी की गई, जमकर दिए रोशन किए गए और उधर पाकिस्तान जल भुन गया। दर्शकों, चल रहा है पाकिस्तान में। ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखिए। इसलिए जल रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली दिवाली और श्रीनगर के लाल चौक पर यह दिवाली आप देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। वो लाल चौक जहां पर कभी पत्थर बरसाए जाते थे, वहां आज तिरंगे की रोशनी है और दिवाली पर दियों को रोशन किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, एक तरफ दिए रोशन हो रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने जो आतिशबाजी की है उससे पाकिस्तान में पॉल्यूशन हो रहा है। ये आप देखिए दर्शकों, ये लाहौर में जो पॉल्यूशन है उसकी वजह भारत को बता रहा है पाकिस्तान। इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान बड़ा परेशान हो गया और जैसे भारत ने आतिशबाजी की है, पाकिस्तान जलने लगा है, पाकिस्तान उसी से कांपने लगा है दर्शकों। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, एक तरफ भारत जहां पर आतिशबाजी की जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो धुएं से जल रहा है। पाकिस्तान का लाहौर प्रदूषित शहरों में हमेशा से शुमार रहा है और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर है। लेकिन पाक इसके लिए भारत को दिवाली को जिम्मेदार बता रहा है और मरियम नवाज ने बढ़ते स्मॉग से दिवाली को जोड़ा है और कह दिया कि भारत में दिवाली से लाहौर प्रदूषित हो गया है। इस आरोप के पीछे असफलता छिपाने की पूरी कोशिश है, क्योंकि हर साल दिवाली पर पाकिस्तान यही रोना रोता है। और पाकिस्तान में प्रदूषण की वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है पराली। लाहौर में किसान अक्टूबर में फसल के अवशेष जलाते हैं। पराली की वजह से लाहौर में 30% से ज्यादा प्रदूषण होता है। लाहौर में खराब ईंधन गुणवत्ता की वजह से भी प्रदूषण होता है दर्शक, और लाहौर हाईकोर्ट ने इसे स्मॉग का मुख्य कारण बताया है। लेकिन इसके अलावा ईंट भट्टे और निर्माण कार्य से भी प्रदूषण किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान बढ़ते स्मॉग को भारत में दिवाली से जोड़ रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ एक बुरी तरह से जब आप कोई कार्य नहीं कर पाते तो ठीकरा दूसरे पर फोड़ते हैं, वही दर्शाता है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। ये दिवाली का त्योहार है, इसमें छुड़ाए जाते हैं पटाखे।
वो पॉल्यूशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में थोड़ी फैल गया, वो सब हमारे इंडिया में रह जाता है। उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो गलत इल्जाम लगा रहा है। भारत जिम्मेदार नहीं है, जो लड़ाइयाँ चल रही तो हवा में तो प्रदूषण वो हो ही रहा, बीमारियाँ फैल रही हैं। अब जो है हिंदुस्तान में जैसे दीपावली त्यौहार है तो बड़े बड़े बमों में तो रोक है, छोटे मोटे जल रहे हैं, तो इससे कोई उनको आपत्ति नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की तो ये आदत पड़ गई है और वो नए नए बहाने ढूंढता रहता है। जब उसको लगता है कि अब यहाँ दिवाली हो रही है तो उनको दिक्कत हो रही है, यहाँ होली होगी तो उनको दिक्कत होगी, यहाँ कोई त्यौहार होगा उसमें उनको दिक्कत होगी। रही पॉल्यूशन की बात, तो पॉल्यूशन उनको अफगानिस्तान ने जो उनको ठोका है जिस तरीके से, उसकी वजह से जो बारूद सुलगा है वहाँ पे, उससे पॉल्यूशन हो रहा है। पाकिस्तान क्या अपना त्यौहार नहीं मनाता है क्या? प्रदूषण का भारत क्यों जिम्मेदार है? पाकिस्तान नहीं अपना जिम्मेदारी निभाए अपना, हमारा त्योहार है सबसे बड़ा तो हम मनाएंगे। अब दर्शकों, इधर पाकिस्तान हम पर आरोप लगा रहा है और इधर देश में भी कहा जा रहा है कि दिवाली की पटाखों की वजह से पॉल्यूशन हो गया इधर। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या वाकई पॉल्यूशन इसकी वजह से हुआ है या ऐसा नहीं है? आपको पूरी कहानी में समझाता हूं कि आखिर किस वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर फिर से सियासत हो रही है दर्शकों। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में जानबूझकर पराली जलाई जा रही है ताकि दिल्ली की हवा और जहरीली बने और इस पर सियासत की जाए। लेकिन दिवाली पर आम आदमी पार्टी की साजिश नहीं चलने वाली। बीजेपी ने कहा आप सरकार में AQI 600 के पार कर जाता था, लेकिन इस बार दिवाली पर पटाखे भी जले और दिल्ली का AQI 350 के आसपास है। दिवाली में पटाखे जलने के बाद भी AQI का लेवल पहले से कम है। अगले साल इन्हीं दिनों में दिल्ली को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रदूषण पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा क्या बीजेपी सरकार लोगों को बीमार करना चाहती है? और इसी सवालों के चलते सियासत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको सुनवाते हैं कैसे एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है, सुनिए जरा। सरकार ने कहा कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करा के सादा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई आर्टिफिशियल रेन? नहीं हुई। मेरा सवाल यह है, अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था तो आपने क्यों नहीं कराई? क्या आप चाहते हैं कि लोग बीमार हों, प्राइवेट अस्पतालों में जाएं? हमें दिल्ली को उस परिस्थिति में लाने में जहां सबको बिल्कुल सांसों के अनुकूल, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल दिल्ली हो, इसमें हमें 2 से 2.5 साल लगेगा। उसके बाद भी वही लोग जिन लोगों ने दिल्ली को इतना पोल्यूटेड किया, वो जब बोलते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है। जो AQI पहले सितंबर में ही हो जाती थी डेंजरस, वो अभी अक्टूबर के दिवाली के दूसरे दिन भी वो नहीं है, उससे बहुत नीचे है। दोनों राजनीतिक दलों को कहूंगी डूब मरिए, दिल्ली का दम घुट रहा है। आपकी नाकामी, आपकी विफलताओं के कारण ये दम घुट रहा है। दबाव में पाबंदी हटा दी गई और आज दिल्ली का दम घुट रहा है, काला आसमान हो चुका है। अस्पताल बच्चे जो जिनको सांस का है, बुजुर्ग पहुंचने शुरू हो गए। कौन जिम्मेदारी लेगा? जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शासन था तो इन्हीं दिनों में AQI 600 को पार करता था। आज AQI लगभग 350 के आसपास है, क्योंकि 10 साल इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए 7-8 महीने में ये परिस्थिति हल नहीं होगी। हमारी सरकार पूरी तरीके से एक एजेंसी के साथ समन्वय बना करके काम कर रही है और अगले वर्ष इन्हीं दिनों में दिल्ली को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चल रहा हूं बिहार। और बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में खबर है कि नीतीश को कांग्रेस पार्टी ने ऑफर दे दिया, तो क्या नीतीश पार्टी बदल लेंगे? पूरे बिहार में इस बात की चर्चा होने लगी है दर्शकों। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं, नीतीश कुमार अपनी कैंपेन में लगे हुए हैं। उनका कहना है CM तो बनेंगे ही बनेंगे और इसीलिए नीतीश कुमार अलग अलग जगह पर पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में आ गए हैं। ये मुजफ्फरपुर में आज उन्होंने रैली की है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, मुजफ्फरपुर में रैली की तो आज उन्होंने, एक महिला कार्यकर्ता वहां पहुंची, कैंडिडेट्स थी और उन्होंने उन्हें माला पहना दी। वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब।
वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब। ये देखा आपने, और इसकी चर्चा बिहार में होने लगी है। लेकिन आज चिराग पासवान ने भी, जो एनडीए के साथी हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, इन्होंने भी इच्छा जाहिर कर दी है कि मैं भी बिहार का सीएम बनना चाहता हूं। लेकिन चर्चा कांग्रेस के ऑफर की बिहार में ज्यादा है। बिहार में नीतीश कुमार कैंपेन पर निकल गए हैं। नीतीश की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ कुछ कुछ कह रही है। इस बीच बिहार में चुनाव के बाद का खेला अभी से शुरू हो गया है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को अपने साथ आने का ऑफर दे दिया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी नीतीश कुमार का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, और हमारे नेता खंजर नहीं भोगते। तो सवाल ये कि क्या कांग्रेस को चुनाव के बाद की तस्वीर नजर आने लगी? क्या कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया कि अब की बार फिर नीतीश कुमार? सांसद पप्पू यादव का यह ऑफर अपने आप में सब कुछ कह देता है। रही सही कसर जनसुराज के प्रशांत किशोर ने पूरी कर दी। पीके अब महागठबंधन पर नहीं बल्कि एनडीए पर अटैक कर रहे हैं। इतने अच्छे लोग खड़े किए गए हैं जिनके सामने लड़ने का इनका मादा नहीं है। इतने तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग चुनाव में अपना नामांकन वापस ले लीजिए। दरअसल इस चुनाव में एनडीए ने बड़ी बढ़त बना ली है और इसका एहसास नीतीश कुमार को भी है। याद करिए हम लोगों के पहले वाले की क्या स्थिति थी। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो हम जब आते थे किसी मिलने के लिए तो उसके घरवा में घुस करके हम मिलते थे। तो ये हालत उन लोगों का था। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, क्या वाकई नीतीश कुमार कांग्रेस के सपोर्ट से बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएंगे? आइए आपको समझाते हैं कि हो क्या रहा है बिहार में। बिहार में चुनाव ने रफ्तार पकड़ ली है, इतना जान लीजिए, और दोनों बड़े सियासी गठबंधन मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन महागठबंधन को चुनाव का सच अभी से दिखने लगा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दे दिया है। कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दे दिया। नीतीश को ऑफर पप्पू यादव ने दिया है दर्शकों। और बड़ी बात क्या, पप्पू यादव ने कहा महागठबंधन की सरकार बनेगी, जनता हमारे साथ है, जनता ही सरकार बनाएगी। जब मीडिया ने पूछा क्या आप सभी एकजुट हैं, तो उनका जवाब था जनता एकजुट है। चुनाव बाद जनता सबको एकजुट कर देगी, समझिए इसे। आगे कहा कि नीतीश को अलग थलग किया जा रहा है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। और मीडिया ने उनसे अगला सवाल कर दिया, पूछा क्या नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ देंगे? तो पप्पू ने कहा उन्हें केवल कांग्रेस सम्मान देगी, यानी ऑफर दे रहे हैं, और नीतीश कुमार को एनडीए में सम्मान नहीं मिलेगा। दरअसल कांग्रेस चुनाव बाद की रणनीति में जुट गई है दर्शकों। इसे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को कि चुनाव बाद बिहार में बड़ा खेला हो सकता है, और ऐसे में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी मैदान में आ रही है और अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन सुनिए इसके बाद बिहार में कैसे सियासी पारा बढ़ गया है। तो जब जनता एकजुट है तो सबको एकजुट कर देगी। बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है, और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, और नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए, नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी, आप चिंता मत कीजिए। एनडीए पूरी तरह एकजुट है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी ताकत से एनडीए चुनाव लड़ रहा है और जीतेगा। हम लोग अपार बहुमत से बिहार में सरकार बनाने वाले। उपेंद्र कुशवाहा जी ने ही कहा था, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने कहा था कि एनडीए को नुकसान होगा। 14 नवंबर के बाद एनडीए के ही सहयोगी दल बीजेपी पर बरसेंगे, अपनी खींच निकालेंगे। एनडीए की सरकार देश में है और बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। एकदम हर तरह से किसी प्रकार का छू नहीं होगा और एनडीए की सरकार बनेगी। और
राज्य की सेवा होगी। मेरे पिता तुल्य हैं, उन्होंने मेरे पिता के साथ काम किया है, कैबिनेट में दोनों समकक्ष रहे हैं। किसी को नाराज करके आगे नहीं मैं कभी बढ़ना चाहूँगा। मेरे अंदर भी कुछ सीटों को लेकर था। अब मेरे पास भी ये विकल्प है ना, मैं तुरंत मोबाइल उठाऊँ, 1 सेकंड लगता है सार्वजनिक करने में, बट क्या फ़ायदा कल को जब आपको एक साथ रहना है। मुझे मंत्रिमंडल में उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के साथ मुझे काम करना है। इस बार उससे बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। अब मैं दर्शकों आपको बताता हूं कि एक तरफ ये ऑफर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ जेडीयू के ऑफिस के बाद महिलाओं से उम्मीद है और कोर वोटर महिलाएं मानी जाती हैं, इसलिए सुरक्षित है बिहार, क्योंकि साथ है नीतीश कुमार। महिलाओं और बेटियों को साधा जा रहा है। लेकिन एक तरफ जेडीयू है, दूसरी तरफ आरजेडी में क्या हो रहा है दिखाता हूं आपको। तेजस्वी रैली कर रहे हैं और अलग अलग तरह से वो समीकरणों को साध रहे हैं। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, आरजेडी ने अपने पुराने समीकरण पर फिर से हक जमाने की तैयारी कर ली। MY समीकरण और इसके साथ होंगे कुशवाहा, यानी MY+K। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटें हैं और महागठबंधन ने 255 उम्मीदवार उतार दिए, मतलब 12 सीटों पर महागठबंधन आमने सामने है। अब सीट बंटवारे में इंडी ने जातीय गणित का खासा ख्याल रखा है। कांग्रेस ने 61 उम्मीदवार उतारे, जिनमें सबसे ज्यादा सवर्ण है। माले ने 20 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ओबीसी हैं। सीपीआई और सीपीएम ने ओबीसी को ज्यादा टिकट दिए हैं। वीआईपी ने सबसे ज्यादा ईबीसी को टिकट दिया है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी ने सधी हुई चाल चली है। आरजेडी ने मुस्लिम यादव के साथ कुशवाहा को टारगेट किया है और आरजेडी ने 143 उम्मीदवार उतारे, जिनमें 52 यादव जाति से हैं दर्शकों, और 18 सीट पर मुस्लिम और 13 सीट पर कुशवाहा उतारे। मतलब आधे से ज्यादा सीटों पर MY और K समीकरण साधा गया। बाकी की सीटों में ओबीसी और ईबीसी के साथ सवर्ण उम्मीदवार उतार दिए गए हैं और यही तैयारी पूरी तरह से मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है दर्शकों, ये जातीय समीकरण कैसे साधा जा रहा है, कितने वर्गों में ये बंटता है, आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। सबसे बड़ी बात, एनडीए ने कैसे जातीय समीकरण को साधा है। सवर्ण 85 टिकट दिए हैं, 35% हिस्सेदारी। ओबीसी को 77 टिकट दिए गए हैं, 32% हिस्सेदारी है। SC ST को 40 टिकट दिए गए हैं, 17% इनकी हिस्सेदारी है। ईबीसी को 36 टिकट दिए गए, 15% इनकी हिस्सेदारी है और अन्य को 5 टिकट दिए गए हैं, जिनकी हिस्सेदारी 2% है। तो ऐसे बिहार में समीकरणों को साधा जा रहा है। लेकिन इसे लेकर क्या कह रहे राजनेता, सुनिए जरा। आजकल जो सरकार के लिए आता है, अंड वंड बोलता है, तो सबको जरा कहिएगा कि आज तक कोई काम किया है जी। जिसको था उसको 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा, तो उसके बाद अपना पत्नी को बना दिया। कोई महिला को कहीं कुछ किया है? अपने घरवा के लोगों को बनाता है। आप देखे हैं हम लोग कोई अपने घर के किसी को बनाए हैं? हम लोग नहीं करते। हम लोग सबको दूसरे लोगों के लिए करते हैं, सब अपना घरवे में करता। हमारे गठबंधन में पहले से ही जेएम नहीं है। इंडिया ब्लॉक में जरूर है, लेकिन बिहार के गठबंधन में वो नहीं है। और रहा कि अभी क्या लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे, वो हम लोग को उतना आइडिया नहीं है। लेकिन ठीक है, सब स्वतंत्र है, सब पार्टी लड़ने के लिए, तो ये चीज़ है। लेकिन बिहार में जनता ने मन बना लिया महागठबंधन के साथ खड़ा रहे। श्री राहुल गांधी जी 2029 की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी 2030 की तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो बिहार की जनता ने एनडीए के नाम कर दिया है और लगातार जनता का समर्थन बढ़ रहा है और हम लोगों को पूरा विश्वास है बहुत रिकॉर्ड विजय बिहार। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, एक तरफ बिहार में सियासी पारा चढ़ रहा है और उधर पीके तैयारी में लगे हुए, लेकिन आज गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा जनसुराज से बीजेपी डर गई है और हमें धमकाया जा रहा है। ये गंभीर आरोप पीके ने लगाया। दर्शकों आज हिम्मत करके बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन दर्शकों इधर आरोप लगाए जा रहे हैं और उधर बिहार में आज बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, गोलीबाजी, दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई। सुनिए जरा। तो यहां गया में युवक की हत्या कर दी गई है और इसे लेकर पूरी तैयारी है। लेकिन क्या बिहार में यह मुद्दा बनेगा और पीके क्या कह रहे हैं, आइए जरा आपको बता दें। बिहार में सीधी लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच है, लेकिन प्रशांत किशोर इसे त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। इसलिए 10 दिन से चुप्पी साध रहे हैं।
पीके एक बार फिर एक्टिव हो गए। चुनावी कैंपेन पर निकलने से पहले उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि बीजेपी उनकी पार्टी के लिए खतरा है, उनके खिलाफ साजिश रच रही, बीजेपी जन स्वराज के कैंडिडेट्स को धमकाने और डरा रही है, ऐसे आरोप लगा दिए। उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की जिसमें जन स्वराज के उम्मीदवार को धमकाने का आरोप लगाया, वही मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने इसके लिए दानापुर, गोपालगंज और ब्रह्मपुर से अपने कैंडिडेट्स का जिक्र कर दिया, जहां से उनके कैंडिडेट्स ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जन स्वराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। रंगा सियार का रंग रोज दिन उतर रहा है और ये रंगा सियार रोज दिन आजकल हम लोग को गाली देना शुरू किया। अरे माँ हमने गाली देने की कमी थी क्या हम लोग को, कि अब ये भी आ गए। अब कंधा भी हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री जी पे बोल दो तब लोग दिखाएंगे, कभी धर्मेंद्र प्रधान पे बोल दो तब लोग दिखाएंगे, कभी नीतीश कुमार पे बोल दो तब लोग दिखाएंगे। भाई साहब, आपसे बड़ा रंगा सियार तो कोई नहीं निकला। क्षेत्र छोड़ के भागे आप, पहले राघोपुर, तो कभी करगहर, तो कभी बक्सर का बेटा, तीनों तिरंडे में चला गया। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद बिहार से भागेंगे। इस बीच बिहार में सियासी मर्डर का खेल भी शुरू हो गया। गयाजी में बीजेपी के नेता के बेटे की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और सामने आया है जो वीडियो, इसमें हमलावर बेरहमी से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। मृतक की पहचान 19 वर्षीय बेटे छोटे पासवान के रूप में की गई है। 19 साल का छोटू पासवान बीजेपी नेता उपेंद्र पासवान का बेटा है। गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान को अभियुक्त बनाया गया है और इसको लेकर अब बिहार में सियासत भी हो रही दर्शकों। लेकिन अब खबरें आगे आपको दिखाएं और आज भारत की ताकत आपको दिखाता हूं। और यह खबर आपको आज देखनी ही चाहिए, क्योंकि भारतीय वायुसेना जिस पर आप गर्व करते हैं उसे देखकर चीन बौखला गया, डर गया। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले भारतीय वायुसेना का दम आप देख लीजिए, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। तो भारतीय वायुसेना दुनिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली सेना बन गई है दर्शकों, और ये ग्लोबल एयर पावर की रेटिंग में सामने आया है। अब भारत से आगे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रूस है। चीन को हमने पछाड़ दिया है दर्शकों इस रेटिंग में। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं। जैसे ही ये रेटिंग सामने आई, चीन बौखला गया है, एयरफोर्स की रैंकिंग से बौखला गया और कह रहा है कि ये रैंकिंग ठीक नहीं है, इस रैंकिंग को हम नहीं मानते, लेकिन दुनिया मानती है। दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं क्यों। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया और दुनिया अब भारतीय सेना का लोहा मान रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये रैंकिंग क्यों भारत को मिली है, क्योंकि भारत ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में लगातार आगे बढ़ रहा है और इसलिए भारत की वायुसेना को ये रैंकिंग मिली है जिसमें वो आगे आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे वायुसेना ने, देखिए आप, दिवाली पर इस रैंकिंग के साथ ही संदेश दे दिया कि हम सबसे आगे हैं और आगे हमें जाना है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि भारत की ताकत कैसे बढ़ी है, चीन कैसे बार बार सवाल उठा रहा है और कैसे बौखला रहा है। दर्शकों सबसे बड़ी बात यही है, भारतीय वायुसेना ने चीन की वायुसेना को पछाड़ दिया है। एयरफोर्स पावर 2025 की रैंकिंग में भारत की ताकत बढ़ी है। दर्शकों भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बनी। इस रैंकिंग में चीन चौथे स्थान पर चला गया है। चौथे नंबर पर आते ही चीन बौखला गया है दर्शकों, और उसने पावर रैंकिंग को खारिज कर दिया है।
चीन ने कहा कागजी और जमीनी ताकत में बहुत अंतर होता है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रैंकिंग में अमेरिका पहले और रूस दूसरे स्थान पर कायम है। 103 देशों की इस रैंकिंग में भारत ने बड़ा उलटफेर किया है। दर्शकों, आईएएफ के 93 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। रैंकिंग में दुनिया के 48,082 विमानों को परखा गया, जिसमें भारत की ताकत 100 देशों पर भारी पड़ी है। भारत के पास कुल विमानों की संख्या चीन से कम है दर्शकों, लेकिन भारत की ऑपरेशन क्षमता चीन से ज्यादा है। भारत के पास बेहतर ट्रेनिंग और अत्याधुनिक हथियार सिस्टम है। भारत के पास 1716 फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट में 31.6% फाइटर जेट्स हैं, 29% हेलीकॉप्टर और 21.8% ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। भारत का फोकस पायलट ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट पर है और क्विक मिशन एग्जीक्यूशन पर ज्यादा रहता है। लेकिन चीन की ताकत क्या है? चीन के पास 3,733 और इधर चीन के पास बहुत सारे लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ट्रेनर और हेलीकॉप्टर की संख्या बहुत कम है। ऐसे में उसकी गुणवत्ता और संचालन क्षमता काफी कमजोर हो गई रैंकिंग में, इसलिए चीन पिछड़ गया है। लेकिन चीन इस रैंकिंग के आने के बाद बौखला रहा है। सुनिए। दुनिया की बहुत ही नामचीन ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग एजेंसी WDMA के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स इस वक्त दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पावरफुल एयरफोर्स है। पहले नंबर पर US एयरफोर्स, दूसरे नंबर पर रशियन एयरफोर्स, तीसरे नंबर पर इंडियन एयरफोर्स। और तो और चीन की PLA एयरफोर्स भी चौथे नंबर पर है, यानी भारत के पीछे। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व का एक मौका है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पायलट्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे एयर वॉरियर्स, टेक्नीशियंस और हमारे पास जो युद्धक विमान हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और मिसाइलें हैं, वो किसी भी वक्त दुश्मन का छक्का छुड़ा सकते हैं। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, इंडियन एयरफोर्स दोनों को ही नाको चने चबवा सकती है। अब दर्शकों, देखा आपने, भारत की ताकत यूं ही बढ़ती रहे, यही हम सब भारतीय चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है महाराज प्रेमानंद जी से। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मन में बुरे विचार आना स्वाभाविक है, वो आएंगे, इन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही दिशा दी जा सकती है। ऐसे विचारों से घबराने की बजाय शांत रहकर खुद को संभालें। तनाव लेने से वो और ज्यादा गहराते हैं। इसका सरल और सीधा और प्रभावी उपाय है प्रभु का स्मरण, जो मन को स्थिरता और सच्ची शांति देता है। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसी ही स्थिरता और शांति आए। बहरहाल, ये भारत की बात है। मैं इतना ही, बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।